वंदे मातरम स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछली क्लास में फर्स्ट लेसन के बारे में डिस्कशन कर लिया था। लेसन का नाम था क्या, कब और कहाँ और कैसे। ये लेसन हमारा करीब करीब हो चुका था, एक लास्ट टॉपिक बच चुका था, उसके अंदर वो कंप्लीट करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन दूसरा लेसन पढ़ेंगे। उसका लास्ट टॉपिक था तिथियों का मतलब। ये टॉपिक आपका बच्चों रह गया था, तो वो इस वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमने तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। अगर आपसे कोई डेट पूछ ली जाए तो आप डेट में क्या बताओगे, मंथ बताओगे, तारीख बताओगे और ईयर बताओगे, ठीक है ना। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से कही जाती है। वर्ष की गणना किससे कही जाती है, ईसा मसीह के जन्म के समय से। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद का है। 2000 वर्ष कहेंगे तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय गिना जाएगा। ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं, और ईसा मसीह के जन्म से जो पूर्व की तिथियां हैं वो ईसा पूर्व की तिथियों के नाम से जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इस पुस्तक में हम 2000 की आरंभिक मतलब स्टार्टिंग हमको 2000 से माननी है, और वर्तमान से पूर्व की तिथियों के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट। क्या कहते हैं इसको, बिफोर क्राइस्ट होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में AD लिखी पाते हो। यह एनो डोमिनी नाम 2 लैटिन शब्दों से बना है। ये कितने शब्दों से बना है, 2 शब्दों से, एनो डोमिनी, तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, ठीक है ना। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इसका प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, ठीक है बच्चों। तो ये लेसन आपकी कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट लेसन क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस लेसन को मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, और इसके नोट्स भी मैंने आपको भेज दिए हैं व्हाट्सएप पे, और क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको इसके कंप्लीट करा दिए हैं। अब आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे बच्चों, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। हेडिंग डाल लेते हैं अपन, आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है बच्चों, ये हमारा लेसन नंबर 2 है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आज इस लेसन के बारे में हम पढ़ेंगे तुषार की रेल यात्रा। एक लड़का तुषार है, वो रेल में जा रहा है, वो अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। रेल में उसे कौन सी सीट मिल गई, खिड़की वाली। नेचुरल है कि अपन जाते हैं तो अधिकतर बच्चों की यही होती इच्छा कि हम खिड़की के पास बैठें, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। उसने देखा कि जैसे खिड़की के पास बैठा तो उसने देखा कि खेत खलियान, घर, मकान, गाड़ी वगैरह सब पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। अचानक उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले से ही रेल यात्रा प्रारंभ की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है, बस तो इसके कुछ दशकों बाद आई हैं। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्राएं नहीं करते थे।
उसने सोचा तुषार ने कि जब रेल नहीं थी तो क्या लोग यात्राएं नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब मनुष्य का आरंभिक जीवन किस तरीके से था, किस तरह वह आखिर इधर उधर घूमते रहते थे। तो फर्स्ट टॉपिक है आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। हम जो इस द्वीप जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आर्किड खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आर्किड खाद्य संग्रह किसको कहते हैं? जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उनको किसके नाम से जानते हैं? आर्किड खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। उन्हें इस नाम से क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि वो भोजन का इंतजाम करते थे, इसलिए उन्हें आर्किड खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे। फल, मूल किसको बोलेंगे? जड़, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आर्किड खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। आर्किड जो खाद्य संग्रह के लोग थे वे एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। इसके कई कारण थे। पहला कारण था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। पहला कारण क्या था? पहला कारण था कि एक ही जगह पर वे ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते थे। ठीक है। दूसरा कारण ये था बच्चों, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। जानवरों के शिकार के लिए भी वह उनके पीछे जाना होता था। तीसरा कारण था पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। तीसरा कारण यह था कि फल फूल पेड़ पौधे ये अलग अलग मौसम में आते थे, तो उनकी तलाश में भी ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। और चौथा कारण यह था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता है। कुछ झीलें और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल जाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है आरंभिक मानव के बारे में हमको जानकारी किस तरीके से मिलती हैं। पुरातत्वविदों की कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आर्किड खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए थे। अब उस टाइम औजार तो ऐसे लोहे वाले औजार तो थे नहीं, तो वो औजार किससे बनाते थे? पत्थरों से बनाते थे, पत्थरों से बनाते थे, लकड़ियों से बनाते थे या फिर हड्डियों से औजार बनाते थे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। हड्डियों और लकड़ियों के औजार तो नष्ट हो गए, लेकिन अभी केवल पत्थरों के औजार ही बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता है। औजारों का उपयोग किसके लिए किया जाता था? फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये देखो आपको चित्र में दिखाया हुआ है, फर्स्ट चित्र में ये देखो, ये चित्र दिखाया हुआ है पत्थर के औजार का उपयोग। ये पत्थर के औजार है, इसका उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, देखो ये जड़ों को खोदते हुए चित्र में दिखाया हुआ है। दूसरा चित्र है कि जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रहने की जगह निर्धारित करना, नेक्स्ट टॉपिक है अपना मानचित्र 2 को देखेंगे अपन। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरस्थल हैं जहाँ पर आर्किड खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी कई स्थानों पर आर्किड खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। देखो बच्चों ये मानचित्र है, ये इंडिया का मानचित्र है, भारत का, ठीक है। इसमें मानचित्र लाल त्रिकोण वाले स्थान, ये देखो आपको लाल त्रिकोण वाले स्थान दिख रहे हैं ना, कुंडोल गुफाएं हैं, तुलसी है, भीमबेटका है। ये भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तुलसी कहाँ है? कर्नाटक में। कुंडोल गुफाएं कहाँ है बच्चों? आंध्र प्रदेश में। ये इन क्षेत्रों के अंदर है। दूसरा है
नवपाषाणिक पुरस्तर। अब नवपाषाणिक पुरस्तर कौन कौन से हैं? ये देखो, कोलडीवा, महागढ़ा, बुर्जहोम, मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ कहाँ? पाकिस्तान के अंदर, दाऊजली हेडिंग, पेयपल्ली, ठीक है ना। और तीसरा है महापाषाणिक पुरस्तर, महा जो ग्रीन कलर का है, ये देखो, ब्रह्मागिरी, आदिचलूर, ठीक है ना। और आरंभिक गांव, जो ये पर्पल कलर का है ना, आरंभिक गांव, ये देखो पर्पल, ये रहा इनाम गांव। क्या नाम है इसका? इनाम गांव। और कहाँ पर है ये ओनली एक ही जगह पर है, ठीक है। फिर आधुनिक नगर, आधुनिक नगर तो आप सभी जानते ही हैं, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, ठीक है ना, ये आधुनिक नगर है। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, क्योंकि पत्थरों से औजार बनाते थे, तो पत्थर बहुत महत्वपूर्ण उपकरण थे। अब देखो इस चित्र में दिखाया हुआ है कि इस चित्र के बारे में देखो कि लोग गुफाओं में रहते थे। कहाँ रहते थे? गुफाओं में। और ये दीवारों पर ऐसे चित्र बने हुए थे। ये चित्र आपके कहाँ है? ये चित्र किस जगह पे मिले हुए हैं? मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के गुफाओं में मिले हैं। इसमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया हुआ है। जो चित्रण है ये जंगली जानवरों का है और बड़ी कुशलता से इसका चित्र बनाया हुआ है, ठीक है। पुरास्थल, पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। पुरास्थल किसको कहेंगे? जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसे इनके अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं के निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे वहीं छोड़कर चले गए। ऐसी वस्तुओं का निर्माण उन लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वो जो लोग वहां से गए तो वो उनको वहीं पर छोड़कर चले गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताएंगे। आगे के जो आप लेसन पढ़ोगे उसमें और बहुत डिटेल से इन पुरास्थलों के बारे में जानकारी दी गई है। आग की खोज, अब आग की खोज किस प्रकार हुई? ये मानचित्र 2 में कुंडुल गुफाएं देखो, आप वापस एक बार मानचित्र देखिए बच्चों। मानचित्र 1 में ये कुंडुल गुफा, ये रही कुंडुल गुफा आंध्र प्रदेश में। कुंडुल गुफा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये आपने देख ली कुंडल गुफा। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कुंडल गुफा में किसके अवशेष मिले हैं बच्चों? राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब तो यही है कि वो लोग आग की जानकारी रखते थे, उनको आग की जानकारी मालूम थी। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी आग का उपयोग किया जाता है। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? आज हम किस लिए करते हैं? आप सभी को पता है कि हम खाना बनाने में और भी बहुत से कार्यों में आग का उपयोग करते हैं। नाम और तिथियां, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, पुरातत्वविदों ने इसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। जो उनका शुरू का जो काल है उस काल को पुरापाषाण काल के नाम से जानते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना हुआ, यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। ये किसके महत्व को बताता है? पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है पुरापाषाण काल। इस काल में 3 भागों में विभाजित किया गया है। इस काल को कितने भागों में? 3 भागों में, आरंभिक, मध्य और उत्तर काल। उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियां इसी काल के दौरान घटित हुई है। इतिहास की जो 99% घटनाएं हैं वो इसी काल के दौरान घटित हुई हैं, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। इसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया है। इस काल के पाषाण और औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया, आरी जैसे औजार मिले हैं। कौन कौन से औजार मिले हैं इसके अंदर? हंसिया और आरी जैसे औजार मिले हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। अगले युग की शुरुआत होती है वो कब से होती है? 10,000 साल पहले
के युग से। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। इसको कौन सा युग कहा जाता है? नवपाषाण युग कहा जाता है। बदलती जलवायु। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, भैंस उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो घास खाते थे उन जानवरों की संख्या क्या हुई? बढ़ी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इसके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। हो सकता है कि वो इन जानवरों को पकड़कर उनके पालने की बात अपने दिमाग में सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। साथ ही क्या हुआ? खाने पीने के लिए उनको मछली जो एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। फिर किस तरीके से खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई? इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे। फिर क्या हुआ? इसी दौरान उपमहाद्वीप के जो अलग अलग स्थानों पर गेहूं, जौ, धान जैसी अलग अलग फसलें उगने लगी। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों में इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। साथ ही वे यह भी सीखने लग गए कि यह अनाज कहाँ उगते हैं। उनको यह भी मालूम हो गया कि यह अनाज किस किस जगह पर, कौन कौन से स्थान पर उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। उन्होंने अनाज के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर ली। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इस तरह क्या बन गए? वे धीरे धीरे कृषक, किसान बन गए। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाना शुरू कर दिया। फिर इस तरह क्या करा? जब वो खेती में उनकी रुचि बढ़ने लगी तो फिर वो अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। सबसे पहले उन्होंने जिस जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। धीरे धीरे लोग क्या करने लगे? गाय, बकरी, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के पास आने के लिए उन्हें उत्साहित करने लगे। उनको मतलब ललचाने लगे कि वो अपने घर के पास में आए। और ज़्यादातर घास खाते थे। ज़्यादातर जो जानवर थे वो क्या खाते थे? घास खाते थे। अक्सर लोग उन जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? क्या आप बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? क्योंकि वह क्या था? जंगली जानवरों का पूर्वज था। बसने की प्रक्रिया, उनकी किस तरह से बसने की प्रक्रिया थी? लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तो जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावनाएं कम थी। कौन कौन से पौधों का उपयोग करते थे? जिनसे बीमार होने की संभावनाएं कम थी, उन्हीं पौधों का वो चयन करते थे। यही नहीं, लोग उन्हें पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे। वह ऐसे पौधों को चुनते थे जिनमें दाने जो क्या होते थे? बड़े होते थे। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। जो बसने की जो प्रक्रिया है पूरी दुनिया में कैसे चलती रही? धीरे धीरे। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई है। वास्तव में आज हम भोजन करते हैं वह इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से ही है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। तो बच्चों आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना बच्चों? आप इसको एक बार घर पे पढ़ना।
आप आज इस लेसन को घर पे एक बार पढ़ना, समझना, ठीक है? ओके, थैंक यू।